बीए पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों, नव सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है और मैं आपके सुखद भविष्य की मंगल कामना करती हूँ कि हमारा ये नव सत्र कोरोना के दुष्प्रभाव से बचा रहे और सब कुछ सामान्य चलता रहे। मैं आशा करती हूँ कि हम शीघ्र ही महाविद्यालय में कक्षों में बैठ करके आपको अध्ययन अध्यापन का कार्य कराएं। विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वंदना शर्मा, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, आज आपको सेकेंड ईयर हिंदी के सिलेबस के बारे में सामान्य जानकारी दूंगी ताकि आप अपने सिलेबस से और पुस्तकों से परिचित हो सके और अपने अध्ययन को प्रारंभ कर सकें। सामान्य सिलेबस की आपकी जानकारी के पश्चात हम जो आपके रीतिकाल निर्धारित किया गया है सेकेंड ईयर में, उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगी। विद्यार्थियों, हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालखंडों में विभाजित है। आप प्रथम वर्ष में इसकी जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। हमारा पहला कालखंड है वो है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल के नाम से भी अभिहित किया गया है। दूसरा युग है भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा युग है आधुनिक काल। प्रथम 2 युग अर्थात आदिकाल और भक्ति काल का आप प्रथम वर्ष में अध्ययन कर चुके हैं। अब सेकेंड ईयर में हिंदी साहित्य का जो तीसरा युग है रीतिकाल, उसका आपको अध्ययन कराया जाएगा और इस युग में रची हुई कविता और प्रमुख कवियों की कविताओं का आपको व्याख्यान करवाया जाएगा, जो कि कोटा विश्वविद्यालय के सिलेबस में निर्धारित किया गया है। तो विद्यार्थियों, इस युग में आप रीतिकाल का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, रीतिकाल को उत्तर मध्य काल के नाम से भी जाना गया है और इसका कालखंड है वो संवत 1700 से संवत 1900 तक माना गया है। अर्थात जो हिंदी साहित्य के काल विभाजन के अंतर्गत 200 वर्षों के एक दीर्घ अवधि में रची हुई कविताएं हैं, वो आपके सिलेबस में प्रमुख कवियों में आपके समक्ष रखी जाएंगी। आप उनका अध्ययन करेंगे, उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे, कवियों की जैसे केशवदास, बिहारी, घनानंद आदि। तो विद्यार्थियों, जो आपका ये फर्स्ट पेपर है, 2 पेपर होंगे। प्रथम पेपर के अंतर्गत आप रीतिकालीन काव्य का अध्ययन करेंगे। रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत केशवदास, भूषण, बिहारी, सूर्यमल मिश्रण आदि कवि आपके संकलित हैं और इसी प्रथम पेपर के अंतर्गत उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की काव्य रचना है, उसका अध्ययन करेंगे। आप रीति परंपराओं, रस और रीति से भी संबंधित जानकारी इस पेपर में आप प्राप्त करेंगे और ये आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। हिंदी साहित्य का सेकेंड ईयर का दूसरा पेपर, जिसका नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी, इसमें एक ही पुस्तक है। प्रयोजन मूलक हिंदी अर्थात फंक्शनल हिंदी, साहित्यिक हिंदी से इतर हिंदी। इसके अंतर्गत आप सामान्य है पत्रकारिता, संपादक कला, संपादकीय, मीडिया, पत्रकारिता के गुण, पत्रकारिता का इतिहास, संचार के माध्यम, संचार कला, संपादक कला, अनुवाद आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थियों, ये था आपके सिलेबस का परिचय। अब हम आते हैं रीतिकाल पर कि रीतिकाल क्या है। हिंदी साहित्य का तीसरा युग जिसका नाम रीतिकाल कहा गया है। रीति से तात्पर्य यहाँ पर है कि एक मार्ग, पंथ या परंपरा। वस्तुतः हिंदी साहित्य का ये युग संस्कृत काव्य परंपरा से अपना उपजीव्य प्राप्त करता है। संस्कृत साहित्य के अंतर्गत
विभिन्न संप्रदाय हुए हैं, जिनमें से एक रीति संप्रदाय भी रहा है और जिसके प्रवर्तक आचार्य थे आचार्य वामन। उन्हीं आचार्य वामन ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य अलंकार के अंतर्गत रीति को काव्य की आत्मा कहा है। रीतिर आत्मा काव्य से, अर्थात जो संस्कृत में रीति नामक जो तत्व है या रीति शब्द है, इसको काव्य की आत्मा कहा गया है। अब हम देखते हैं कि वास्तव में इस रीति का क्या शाब्दिक अर्थ है, क्या तात्पर्य है। तो विद्यार्थियों, रीति का अर्थ है शैली, प्रणाली या पद्धति। संस्कृत में रीति को विशिष्ट शब्द रचना कहा गया है। यह विशिष्टता गुणों पर आधारित है और संस्कृत में इस रीति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। हिंदी के अंतर्गत भी रीति शब्द को ग्रहण किया गया है और इसके आधार पर हिंदी युग का नामकरण भी किया गया है। यद्यपि इस युग के नामकरण पर भी अपने विवाद हुए हैं, उसका हम बाद में अध्ययन करेंगे। तो जो ये रीतिकाल है, इसके अंतर्गत किस प्रकार की रचनाएं ली गई हैं, कैसा ये युग है, क्या इसकी विशेषताएं हैं और इस युग का कवि किस प्रकार का है। तो विद्यार्थियों, देखते हैं कि जो रीतिकाल का साहित्य है, हिंदी साहित्य में एक नवीन प्रकार का साहित्य है। इससे ठीक पूर्व का युग है भक्ति काल, जिसमें ईश्वरीय गुणों की गान और पारलौकिकता की प्रधानता रही। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल था, उसमें भी राजाओं का श्रेय और प्रेय, उनके युद्ध, उनके चरित्रों का गान आदि सब रचा गया कवियों के द्वारा। लेकिन जो रीतिकाल है, वो शुद्ध रूप से लौकिक या इस लोक का साहित्य है, वो परलोक की और मोक्ष की बात नहीं करता है। यह लौकिक दृष्टिकोण है इसका, और ये जीवन के प्रति भौतिक दृष्टिकोण को अपनाता है। वास्तव में जो रीतिकाल का साहित्य है, वो राजाओं की प्रशंसा में और श्रृंगारिकता से ओतप्रोत साहित्य है। इस युग का जो साहित्य है, उसकी अपनी एक विशिष्टताएं हैं। रीतिकाल का कवि पांडित्य प्रदर्शन भी करता है और वो दरबार में स्थापित रह करके अपनी कविता अपनी आश्रयदाता के समक्ष वो पढ़ता है, सुनाता है और अपना स्थान बनाए रखता है। यद्यपि जो आश्रयदाताओं की गुणगान की परंपरा है, वो हमें चारण कवियों के द्वारा आदिकाल में दिखाई देती है, लेकिन जो रीतिकाल का कवि है, वो कदाचित इससे थोड़ा भिन्न है और उसकी प्रवृत्ति थोड़ी सी उस के कवि के गुणगान से पृथक है। विद्यार्थियों, रीतिकाल का जो साहित्य है, वो वस्तुतः सामंतीय वातावरण में रचा गया है। इसकी सृष्टि सामंतीय वातावरण में हुई है। उस युग के राज दरबारी कवि थे, वो उनसे स्वांत सुखायक कविता की आशा नहीं की जा सकती थी। प्रदर्शन प्रवृत्ति प्रधान युग का जो कवि है, वो भक्तिकालीन कवि के आदर्शों से उत्प्रेरित नहीं था। उन्होंने तो अपने स्वामी, अपने बादशाह, अपने राजा, उनकी प्रशंसा में वह आकंठ निमग्न था और उसी में अपनी वाणी से वो कविता रचता था। उनकी वाणी में सूर और तुलसी जैसी तन्मयता, सात्विकता और उदात्त चेतना नहीं थी। वस्तुतः रीतिकाल का साहित्य है, वो दरबार में रचा गया साहित्य है, जो जहाँ कवि की समस्त अंतस चेतना सुरा, सुंदरी और सुराही के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी। दरबारी गणिकाओं, रक्षिताओं के मणि मंजीर की मधुर ध्वनि को छोड़ करके
आम व्यक्ति का दुख, क्रंदन, अभाव, संघर्ष इस युग के कवि के कर्णेंद्रिय तक कभी पहुंचा ही नहीं। वास्तव में जो रीतिकाल का कवि है, उसने अपनी समस्त शक्ति नारी शरीर के रूप चित्रण में लगा दी। वो उसकी अंतरात्मा तक जा ही नहीं सका। वो अपने आश्रयदाता की विलासिता की रक्षा करता रहा। वास्तव में रीतिकाल का जो कवि है या उसका वातावरण है, वो घुटनशील वातावरण है। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रवृत्तियां क्या थी, इस युग की विशेषताएं क्या थी। यद्यपि रीतिकालीन काव्य धाराओं को 3 उपधाराओं में बांटा गया है, लेकिन हम मोटे मोटे तौर पर इसकी सामान्य विशेषताओं की भी चर्चा आज करते हैं। तो इसकी प्रमुख महत्वपूर्ण और इसकी पहचान जो बनाती है वो प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता। इस युग में सर्वत्र प्रचुर मात्रा में श्रृंगारिकता के दर्शन होते हैं। इस युग की कविता में श्रृंगारिकता घोर श्रृंगारिकता है। जो भक्ति काल का कवि था, वो राधा और कृष्ण की प्रेम कथाएं कहता है, वहां पर वो आराध्य के रूप में है, लेकिन रीति काल में आकर के वो सामान्य नायक नायिका बन जाते हैं। श्रृंगार वर्णन रीति काव्य का प्रमुख प्रतिपाद्य था और इसमें कवियों का प्रमुख वर्ण्य विषय नायिका भेद, नक्शे, अलंकार आदि का लक्षण भी प्रस्तुत करता है और वो इन सब के माध्यम से श्रृंगार रस को ही प्रस्तुत करता है। वास्तव में इसके लिए कहा गया है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि वास्तव में यही उनका प्रतिपाद्य था। सांचा जैसा भी रहा हो, इसमें ढली श्रृंगारिकता ही। इसकी अभिव्यक्ति में उन्होंने किसी प्रकार का संकोच नहीं किया, इसलिए उनकी श्रृंगारिकता में अप्राकृतिक गोपन अथवा दमन से उत्पन्न ग्रंथियां नहीं हैं। नए वासना के उन्नयन अथवा प्रेम को अतीन्द्रिय रूप देने के उचित अनुचित प्रयत्न हैं। जीवन की वृत्तियां उच्चतर अभिव्यक्ति से चाहे वंचित रही हों, परंतु श्रृंगारिक कुंठाओं से मुक्त थी। इसी कारण इस युग की श्रृंगारिकता में घुटन अथवा मानसिक छलना नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र ने इन शब्दों में रीतिकालीन श्रृंगारिकता का एक निष्पक्ष और विवेचन किया है। अब जो श्रृंगारिकता हमें किन किन कवियों में कैसे दिखाई देती है, उसका एक उदाहरण हम देखते हैं। जैसे आप जानते हैं विद्यार्थियों की श्रृंगार को मोटे रूप में 2 भागों में विभाजित किया गया है, संयोग और वियोग। लेकिन रीतिकाल का जो कवि है वो चमत्कार प्रिय है और नायिका या नायक के हाव भावों में चित्रण में वहाँ विदग्धता है। बिहारी का एक दोहा देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करे भौनी हंसे दैन कहे नटी जाए। इसी प्रकार बिहारी की एक और पंक्ति है, गोरस चाहत फिरत हो गोरस चाहत नाही। श्रृंगारिकता का एक अन्य पक्ष है वियोग, जहाँ पर पूर्व राग, मान, प्रवास और करुणा भी आते हैं। रीतिकालीन साहित्यकारों में कईवर देव ने मुग्धा नायिका का वर्णन किया है और उस मुग्धा में भावुकता का अतिरेक है। पद्माकर की नायिका है, वो भी अपने नायक का गुण कथन करती है, छलिया छबीलो छैल छुए चले गयो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो रीतिकाल का कवि है वो श्रृंगारिकता वर्णन में बहुत अधिक रुचि रखता है। रीतिकालीन काव्य की दूसरी प्रमुख विशेषता है आलंकारिकता। इस आलंकारिकता की आधिक्य के कारण इसको अलंकार काल भी कहा जा सकता है, ऐसा विचारकों के द्वारा, मिश्रबंधुओं के द्वारा उठा था। प्रदर्शन, चमत्कार और रसिकता प्रधान युग में इस प्रवृत्ति का होना बहुत ही स्वाभाविक है। कवि था वो राज दरबार का कवि था और कृत्रिम भड़कीले रंगों को उसे अपने दरबार में अपने आप को बनाए रखने के लिए अपनी कविता में
कृत्रिम भड़कीले रंग उसको भरने ही पड़े। अलंकारिकता का एक अन्य कारण ये भी था कि अलंकार शास्त्र के अनुसार कविता कामिनी के सांचों में ढालना, अर्थात यहाँ पर कविता है वो बंधे बंधाए नियमों में चलती थी, अर्थात लक्षण ग्रंथों के आधार पर कविता और फिर उसके उदाहरण रचे जाते थे। अर्थात पहले लक्षण दिए जाते थे और फिर उदाहरण रचे जाते थे। वास्तव में यह युग संस्कृत के अलंकार शास्त्र के रूढ़िगत उपमानों को लेकर के उनका पृष्ठपोषण करता रहा, उनको दोहराता रहा, जहाँ मौलिकता की बहुत ही कम गुंजाइश थी। इस संबंध में किसी नवीन मौलिक उद्भावना से उन्होंने काम नहीं लिया। परिणाम स्वरूप उनके नक्शिक वर्णन रूढ़िबद्ध और अवैयक्तिक ही बनी रहे। वास्तव में रीतिबद्ध काव्यों में कुछ इस प्रकार के अप्रस्तुत विधानों की भी कमी रही। यद्यपि घनानंद का काव्य है वो सरस है। रीतिबद्ध कवियों में देव ने भी धर्म सादृश्य मूलक विधान का अधिक प्रयोग किया था। बिहारी ने चमत्कार मूलक अलंकारों का अधिक प्रयोग किया, जिन्हें देख करके पाठक आश्चर्यचकित हो जाता है और वो दाद देने को बाध्य हो जाता है। बिहारी और केशव ने चमत्कार की अतिस्पृहा एक ऊहात्मकता तक पहुंच जाती है कि जहां शोभा सृष्टि के स्थान पर अशोभनता आने लगती है। शुक्ल जी ने कदाचित बिहारी की इसी अतिरंजना को देखकर सांस के हिंडोले में झूलने वाली नायिका को घड़ी के पेंडुलम की संज्ञा दी थी। केशव तो अलंकारों के मोह से इतने ग्रस्त थे कि उन्होंने रामचंद्र को उल्लू की उपमा भी दे डाली थी और ग्रामीण बालाओं से श्लेष अलंकार में वार्तालाप कराने लगे थे। विद्यार्थियों, श्रृंगारिकता और अलंकार प्रियता के पश्चात भक्ति और नीति इस काव्य की एक विशेषता है। रीति काव्य में भक्ति और नीति संबंधित सूक्तियां यत्र तत्र बिखरी हुई मिल जाती हैं, पर इस आधार पर हम रीति कवि को न तो अनन्य भक्त कह सकते हैं और न ही राजनीति निष्णात। भक्ति के बारे में उसने सुकविताई के प्रख्यान की सोची भी, तो ये पंक्तियां देखिए किस बात का संकेत करती हैं। रीझी है सुकवि तो कविताई, तो जानो कविताई, न तो राधिका सुमिरन को बहानो है। अर्थात यदि बन गई है कविता तो बन गई, कोई रीझ गया तो अच्छी बात है, वरना ये कृष्ण और राधा की सुमिरन का बहाना है। अर्थात इस युग का कवि है वो न तो पूर्ण रूप से भक्त बन पाता है और न ही नीति निष्णात बन पाता है। यद्यपि बिहारी के काव्य में हमें बिहारी, रहीम आदि कवियों में हमें नीति संबंधी, जीवन संबंधी कई सूक्ति परक अच्छी सूक्तियों के दर्शन हो जाते हैं। रीतिकालीन भक्ति के संबंध में नगेंद्र जी ने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि ये भक्ति भी उनकी श्रृंगारिकता की ही अंग थी। जीवन की अतिशय श्रृंगारिकता से जब ये लोग ऊब उठते होंगे तो राधा और कृष्ण का यही अनुराग उनके धर्म भीरू मन को आश्वस्त करता होगा और वास्तव में भक्ति उनके लिए एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। अब देखते हैं कि विद्यार्थियों, इस युग का जो काव्य रूप था वो कैसा था। रीति कवि ने काव्य की सृष्टि का उद्देश्य उस युग के राजाओं और रईसों की रसिकता की वृत्ति को संतुष्ट करना था। अतः सर्वत्र राग दरबारी वातावरण से घिरा हुआ था। ऐसी स्थिति में चमत्कार, उपादनार्थ और वाही प्राप्ति के लिए मुक्तक शैली सर्वाधिक अनुकूल पड़ी। अर्थात रीतिकालीन काव्य का जो काव्य रूप है वो मुक्तक के लिए अधिक अनुकूल था और मुक्तक काव्य ही अधिक रचा गया। प्रबंध काव्य निर्माण के लिए सर्वथा अनुपयुक्त था। जिन राज दरबारों में कवि पुंगवों के दंगल लगते हो, जहां पर एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की होड़ चलती हो, वहां प्रबंध काव्य का प्रश्न ही नहीं उठता है।
और जिस किसी ने थोड़ा बहुत साहस भी किया तो कोई विशेष फलीभूत नहीं हुआ है। प्रबंध काव्यों के लिए निरंतर एक रसता और धैर्य की जो आवश्यकता थी, वो न उस युग के कवि के पास थी और न ही श्रोता के पास थी। तो जो हिंदी का ये युग है, रीति काल है, इसमें मुक्तक काव्य ही अधिक रचा गया और वो सफलता के साथ रचा गया। रीति काव्य में अधिकांशतः कवित्व, सवैये और दोहे जैसे छंदों का प्रयोग किया गया है। बीच बीच में छप्पे, बरवे, हरिपद जैसे छंदों का प्रयोग भी किया गया है, किंतु रीति कवियों की जो प्रवृत्ति थी वो दोहा, सवैया और कवित्व में ही रमी। वास्तव में रीतिकालीन कवि चमत्कार प्रिय था, ये आपको बार बार बताया जा चुका है। इसलिए चमत्कार प्रदर्शन के लिए जिन अलंकारों की आवश्यकता थी, अर्थात यमक, अनुप्रास आदि का आश्रय इन कवियों ने लिया और अपने काव्य में वे चमत्कार प्रदर्शित करते रहे। अब विद्यार्थियों, काव्य रूप के पश्चात हम इस युग की भाषा पर बात करते हैं। ये जो युग था, संपूर्ण युग ब्रजभाषा का युग था। ब्रजभाषा इस युग की प्रमुख साहित्यिक भाषा थी। ब्रजभाषा एक छत्र 200 वर्षों तक इस युग में राज करती है। अलंकार प्रधान युग में भाषा की सजीवता और श्रृंगार के संबंध में कवि को विशेष सतर्कता और जागरूकता से काम लेना पड़ता है। भारतीय साहित्य में संस्कृत के पश्चात ब्रजभाषा का ये स्थान आता है। एक तो ये मध्य देशीय भाषा थी, दूसरी प्रकृति से भी मधुर थी और इसमें कोमल रसों की अभिव्यक्ति के लिए अपार क्षमता थी। इसीलिए यही कारण है कि रामचरितमानस और पद्मावत जैसे अवधि में लिखे हुए काव्य होने के बावजूद भी रीति कवि ब्रजभाषा की ओर आकर्षित होता है और उसमें अपनी कविता रचता है। वास्तव में ब्रजभाषा के संबंध में कवि की, रीतिकालीन कवि की भाषा के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र की ये टिप्पणी द्रष्टव्य है। भाषा के संबंध में इन कवियों ने एक खास नाजुक मिजाजी बरती है। इनके काव्य में किसी भी ऐसे शब्द की गुंजाइश नहीं जिसमें माधुर्य ना हो, माधुर्य के गुण ना हो। अक्षर के गुंफन में इन्होंने कभी कभी त्रुटि नहीं की। संगीत के रेशमी तारों में इनके शब्द माणिक के मोती की तरह गुथे हुए हैं। वर्ण मैत्री, अनुप्रासत्व, ध्वन्यात्मकता, शब्द गति, शब्द शोधन, व्यंग आदि की विशेषता इनके काव्य में प्रचुर मात्रा में मिलती है। इस काल की ब्रजभाषा, ये काल ब्रजभाषा की चरम उन्नति का काल होता है। इस समय ब्रजभाषा में विशेष निखार, माधुर्य और प्रांजलता का समावेश होता है और भाषा में इतनी प्रौढ़ता आई कि भारतेंदु काल तक कविता के क्षेत्र में इनका एक पात्र आधिपत्य रहा और आगे भी कवियों में इस भाषा के लिए मोह बना रहा। तो विद्यार्थियों, ये हैं इस युग की विशेषताएं। अब कल हम रीतिकालीन काव्य धाराओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।